Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. Here the chapter number 2, 11th standard Structure of Atom part 3. Next part of this one is Thomson's model of atom. Already we have just find that they have given the discovery of the proton, electrons and neutron. These all things we have already discussed. Now next part, Thomson's model of atom, that already we have studied in 9th standard also. Some idea I just want to give. Here, according to J.J. Thomson's, an atom have a uniform sphere in which positive charge is just distributed and electrons are embedded like raisins in pudding or cake or seeds, black seeds in watermelon. जैसे इसके पहले हमने देख लिया डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, राइट, फिर हमारे न्यूट्रॉन जिसमें हमने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट देखा. अब यहाँ पे जिसे आइडिया आ गई, ये पार्टिकल्स सब पार्टिकल्स तो ढूंढे गए, अब उनको अरेंज करना है एटम के अंदर. तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपने अपनी आइडिया दी मॉडल एटम का, एक मॉडल का. उसमें से कुछ थॉमसन्स का मॉडल था. उन्होंने बताया कि भाई जे थॉमसन ने बताया कि एक एटम जो होगा उनके हिसाब से एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसके अंदर पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. पूरे के पूरे स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से एम्बेडेड है, मतलब एक तरह से उसके अंदर हम जैसे कोई ज्वेलरी बनाते हैं, राइट, जैसे सोने की ज्वेलरी होती है उसमें हीरे हम कैसे जड़ते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी पूरा पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली वहाँ पे स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से एम्बेडेड किए गए हैं. जैसे पुडिंग या केक होता है उसके अंदर हम जैसे ऊपर से ड्राई फ्रूट्स या रेजिन जैसे लेते हैं उसको ऊपर से कैसे डालते हैं, या आप चॉकलेट के छोटे छोटे पार्ट बोल सकते हो, ड्राई फ्रूट्स बोल सकते हो, रेजिन बोल सकते हो, राइट. ये सब चीज़ें हम केक पुडिंग के ऊपर होता है. या फिर वाटरमेलन का एक मॉडल ले लो जिसमें ब्लैक सीड्स होती है. पूरा पिंक एक वाटरमेलन का पार्ट है, राइट, जो यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली चार्ज होगा और ब्लैक सीड्स जो होंगे वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के होंगे. इस तरह की आइडिया थॉमसन ने दी थी. उसके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं. पुडिंग मॉडल था, पुडिंग और यू कैन से दैट केक का मॉडल था, वाटरमेलन का भी मॉडल था, उसको बोला गया था अलग अलग. यहाँ पे उन्होंने दिखाया भी है, राइट. लेकिन but this model was discarded when Rutherford observed unusual scattering of alpha particles by a thin metal foils. लेकिन इस मॉडल को बाद में रिजेक्ट किया गया क्योंकि जब रुदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग का जो एक उसका एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में बताया कि भाई अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है उसका स्कैटरिंग होता है जब हम उसको पास करते हैं, बम्बार्ड करते हैं एक थिन मेटल फॉइल पे, तब जब इसको बम्बार्डिंग करेंगे तो उसका स्कैटरिंग होता है. इसका मतलब यहाँ पे ये मॉडल जो है वो एटम का अलग है, इस तरह से नहीं है. क्योंकि इसका भी रीज़न होगा क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हो गए आपके, यू फाइंड डैट क्या क्या चीज़ है. अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, आपको पता ही है, राइट. और यहाँ पे उन्होंने बोला कि पूरा मॉडल जो है आपका पूरा यूनिफॉर्मली जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, राइट. लेकिन जब रुदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया तो उन्होंने 3 तरह के वो ऑब्जर्वेशन है वो हम भी देखेंगे उसमें से कि मैक्सिमम जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग किया गया उस थिन मेटल जो गोल्ड की फॉइल थी तो मैक्सिमम 99% तो उस अंदर चले गए, वो एटम के मतलब उस थिन फॉइल के अंदर चले गए. अगर अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है और थॉमसन से हिसाब से अगर हम उस पूरे एटॉमिक मॉडल को पॉजिटिवली स्फीयर लेते हैं तो वो नेचुरली अल्फ़ा पार्टिकल अंदर नहीं जाने चाहिए, वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन होगा. लेकिन 99% जो है वो अंदर चले गए. मतलब थॉमसन्स की जो आइडिया थी वो क्या थी, रॉन्ग थी. वो अभी हम स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा. लेकिन क्यों रिजेक्ट हुआ इसका मैं सिंपल रीजन देती हूँ. अगर वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, अल्फ़ा पार्टिकल उसके ऊपर बम्बार्ड कर रहे हैं हम रुदरफोर्ड के मॉडल में, हमने एक थिन फॉइल ली गोल्ड की यहाँ पे और उसके ऊपर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स उसके ऊपर जा रहा है. जब अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डिंग होगा
वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो वहाँ पे वो रिपल्शन होगा, तो मैक्सिमम % जो है अल्फा पार्टिकल्स के क्या होने चाहिए, वापस आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, 99% अंदर चले जाते हैं। मतलब आपका एटम पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए उसको रिजेक्ट किया गया। तो व्हाट इज रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? नाउ आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन, जस्ट सी वेरी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान देना है। नाउ अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्या आइडिया है उसके पीछे की, वो भी हम थोड़ा सा वन बाय वन देख लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट की आइडिया दी है उन्होंने। In his experiment, what they have explained that in his experiment, a piece of radioactive elements they have taken, जिसका नाम था यहाँ पे दिया है रेडियम। उन्होंने एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को लिया एक सोर्स तरीके से, किसका? अल्फा पार्टिकल्स का। दे हैव टेकन अ पीस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, नाम दिया है उन्होंने रेडियम, जिसको उन्होंने एक लीड ब्लॉक के अंदर रखा है, और लीड ब्लॉक के अंदर रेडियम नाम का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा। लीड ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया विद द स्लिट्स, एक स्लिट थी, मतलब जट अलाउ अ नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल टू एस्केप। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई है, उस डायग्राम में पता चलेगा। देखिए इस हिसाब से डायग्राम थी। दे हैव टेकन दैट वन। मैं एक सिंपल आइडिया दे देती हूँ, बाद में हम उसका स्टेटमेंट वन बाय वन देख लेंगे। दे हैव टेकन दिस वन, लीड ब्लॉक है आपका, इसके अंदर ये रेडियम रखा गया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो एक सोर्स है अल्फा पार्टिकल का। इसका लीड ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन में इस तरह से एक स्लिट देख रही है आपको, ये लिख इस तरह से रखी गई थी। यहाँ पे बिल्कुल एक इतना ही उसमें से स्पेस था कि वहाँ से नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसमें से बिल्कुल एक नैरो बीम यहाँ से बाहर निकल सकती है। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन उसने वहाँ पे रखा था। नाउ अब आगे क्या है कि नाउ व्हेन अल्फा पार्टिकल्स, जो खुद हाई एनर्जी वाले हैं, बहुत हाईली एनर्जी वाले हैं, they having a very high positively charged particles and having high energy, when these alpha particles bombarded on a thin sheet of the gold foil, जिसकी बिल्कुल 100 नैनोमीटर इतनी थिकनेस थी, बहुत पतली गोल्ड की फॉइल, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए गए, तो देयर इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विथ जिंक सल्फाइड, एक फ्लोरोसन और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है जिंक सल्फाइड, राइट, अराउंड द गोल्ड फॉइल टू डिटेक्ट स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेंगे एक्सपेरिमेंट का, तो बहुत इजीली पता चल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया है, वेरी सिंपल, दैट दे हैव टेकन दैट दिस लीड दे अलाउ अ नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड विच विल फॉल ऑन दैट वन गोल्ड फॉइल, हुज गोल्ड फॉइल की थिकनेस थी 100 नैनोमीटर, इट इज़ वेरी थिन, बराबर है। अब इस गोल्ड फॉइल के अराउंड में एक सर्कुलर आपको स्क्रीन दिख रहा है, मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन था। इसको कोटिंग किया गया था एक फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड से, क्योंकि जब इस गोल्ड फॉइल के ऊपर ये अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग होगा, तो यहाँ पे फॉइल जो है वो अल्फा पार्टिकल को किस तरह का रिस्पॉन्स देती है, उसका स्कैटरिंग कैसा है, वो हमें देखने के लिए यहाँ पे स्क्रीन को रखा गया था, जिससे हमें पता चलेगा कि दैट दिस अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर। यहाँ पे एक मूवेबल माइक्रोस्कोप भी दिख रहा है, जो माइक्रोस्कोप यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था कि किस तरह का यहाँ पे फ्लैश मिल रहे हैं या नहीं, कहाँ फ्लैश मिल रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल कितने एंगल से यहाँ पे स्कैटरिंग हुआ, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इसको कोटिंग किया गया था फॉइल के पीछे जितना भी है जिंक सल्फाइड से, जो एक फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरोसेंट मटेरियल है। जब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स जब इसके ऊपर गिरेंगे तो नेचुरली यहाँ पे एक फ्लैश जैसा होगा, यहाँ पे आपको दिखेगा, लाइट आएगा, और इससे ए मूवेबल माइक्रोस्कोप से उसको सबको रिकॉर्ड किया गया था। एक फोटोग्राफिक प्लेट है जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड का कोटिंग, राइट। दिस आर द कंस्ट्रक्शंस दे हैव गिवन फॉर दैट वन। अब यहाँ पे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में, दे हैव गिवन दैट वन, व्हाट विल हैपन, जस्ट सी हियर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, दिस इज द होल एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट था, बिल्कुल सिंपल था। दे हैव टेकन दैट वन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम एंड इट इज प्लेस इन द लीड ब्लॉक।
Now it is the source of the alpha particles, which is very high energy radioactive, high energy particles, rays. And when these rays are passed through a gold foil, that gold foil have a thickness 100 nanometer. It is very very thin foil, and it is just having foil arrangement is that in that way it having a circular movable screen that having a coating of the zinc sulfide, which is a fluorescent or phosphorescent material. And we find that this lead block also have a slit arrangement in this way that there is a very narrow beam of alpha particles only escape out from that, and it will just bombard on the thin gold foil. And whatever the observation we are getting that are just recorded by microscope, they have given movable microscope, and again here we will get the flash on that one movable screen also, and because of the fluorescent materials, and we get that how at what angle the alpha particle are scattering. Now following observation, they have given that whenever alpha particles are just bombarded on that thin gold foil, most of the alpha particle means 99 percent alpha particles pass through the gold foil without deflected. 99% अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल में से पास हो गए विदाउट डिफ्लेक्शन, कोई भी एंगल से नहीं. ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड. बहुत कम अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल से वहाँ से डिफ्लेक्ट हुए. अब यहाँ पे उन्होंने थर्ड ऑब्जर्वेशन दिया है, अ वेरी फ्यू, यू कैन से दैट अ वेरी फ्यू, दैट मीन्स 18,000 से 20,000 जितने अल्फा पार्टिकल्स थे उसमें से सिर्फ ओनली वन, आप सोचो, डिड नॉट पास थ्रू द फॉइल एट ऑल. सपोज उन्होंने जितने 18,000 से 20,000 जितने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग किया गोल्ड फॉइल में से, उसमें से सिर्फ वन थे, जो एक ही था कि जो वहाँ पे पास नहीं हुआ, बट सफ़र अबाउट डिफ्लेक्शन, बिल्कुल वहाँ से वापस आ गया. Less than 90, you can say that greater than 90, and it is mostly reflected black. 18,000 से 20,000 जितने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए उसमें से एक पार्टिकल वहाँ से वापस आया 180 एंगल से, मीन्स इट विल नॉट पास थ्रू दैट थिन फॉइल. ये तीन ऑब्जर्वेशन थे, तो 99% पास हो गए, उसमें से बहुत कम थे जो डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से, दिखाया है आपको डायग्राम में, और एक ही था उस 20,000 में से पार्टिकल में से जो 180 से वापस आया. तो इस सब ऑब्जर्वेशन का क्या रीज़न है, इससे वो उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला, क्या रीज़न थे भाई ये ऑब्जर्वेशन के उनके हिसाब से. तो पहला था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, इट मीन्स देयर मस्ट बी अ वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम. 99% अल्फा पार्टिकल उसमें से पास हो गए, इसका मतलब एटम पूरी तरह से क्या है, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है, राइट, तभी वो अल्फा पार्टिकल इसमें से पास हो सकता है. इट हैविंग वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम. दूसरा था कि बहुत कम स्कैटर हुए, डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से. सिंस अल्फा पार्टिकल्स are positively charged particle with the mass deflected only if come close to the small heavily positively charged mass due to repulsion. It means atom there is a heavily positively charged mass, right, within the atom, and a very few alpha particles suffer a large deflection. जितने भी अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग किया गया उसमें से स्मॉल अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ. इसका मतलब एटम के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, तभी अल्फा पार्टिकल जो खुद पॉजिटिवली चार्ज है जब अंदर पास होगा तो उसको उस पॉजिटिवली चार्ज से एक रिपल्शन मिलेगा और वो एक स्मॉल एंगल से वहाँ पे डिफ्लेक्ट होते हैं. मीन्स एम्प्टी स्पेस है और उसके अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज मास भी है, तभी कुछ स्मॉल एंगल से कुछ स्मॉल पार्टिकल्स जो है कम मात्रा में जो है वो लेस अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड. मीन्स दैट मास इज नॉट इन अ लार्ज अमाउंट, इट इज़ इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट इट शुड बी इन अ वेरी स्मॉल एरिया. एक छोटे से एरिया में होना चाहिए वो, तभी एक स्मॉल अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है. अब
एक strong bouncing back of alpha particle from the foil were explained by direct collision with positively charged mass. अब 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक जो था वो बाउंस हुआ 180 एंगल से। इसका मतलब एटम के अंदर उस जो भी अल्फा पार्टिकल जा रहा था उसका एक डायरेक्ट कोलिजन हुआ है उस पॉजिटिवली चार्ज मास से, जो बिल्कुल एटम के सेंटर में होना चाहिए। ये उसके कंक्लूजन थे इनके ऑब्जर्वेशन पे। अब इस तरह से रुदरफोर्ड का मॉडल बहुत सिंपल है। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं और उसके पीछे के रीज़न भी उन्होंने यहाँ पे दिए कि क्या रीज़न है। अब आगे का पार्ट जो है कि भाई एक्चुअली रुदरफोर्ड का न्यूक्लियर का मॉडल, इन सभी ऑब्जर्वेशन अल्फा पार्टिकल का जो उन्होंने किया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, फिर उसके ऊपर के ऑब्जर्वेशंस और उसके कंक्लूजन, इस सब से रुदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल क्या है, उसकी पूरी एक आइडिया क्या थी। तो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड मॉडल, in an atom the entire mass and positive charge is concentrated in a very extremely small region at the center. We call it nucleus, which has a very negligible small volume to compare to total volume of the atom. तो पहला उस मॉडल का क्या है पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड मॉडल कि भाई एटम जो होता है उसका पूरा का पूरा मास और उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा एक छोटे से रीजन में, बिल्कुल एक्सट्रीमली एकदम कम रीजन है जो सेंटर में है और जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, वहाँ पे ही उस एटम का मास और एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और ये इतना कम वॉल्यूम लेता है पॉजिटिवली चार्ज ए वाला न्यूक्लियस कि टोटल वॉल्यूम जो है एटम के उसके कंपेयरिंग में ये पॉजिटिवली चार्ज वाला न्यूक्लियस का वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। दूसरा था बोलना पॉइंट कि भाई रुदरफोर्ड का जो मॉडल है वो सोलर सिस्टम से बहुत मेल खाता है, मतलब सेम दिखता है। जिसे सोलर सिस्टम में हम देखते हैं कि सन सेंटर में और उसके अराउंड में प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके न्यूक्लियस जो है वो सन है उसके हिसाब से, और उसके अराउंड में इन सर्कुलर ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, दे आर जस्ट मूविंग आउट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह लिया है और आपके न्यूक्लियस को सन को लिया, सन के साथ उन्होंने कंपेयरिंग की है। अब न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्यों नहीं टकरा जाते। उन दोनों, एक न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, निगेटिवली चार्ज है, कोलैप्स हो जाना चाहिए, राइट, और एटम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर होल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक फोर्स है उनके बीच में जिसे उन्होंने उसको होल्ड किया है। और मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है न्यूक्लियस और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वो पूरी की पूरी एम्प्टी है। तो एक कंसेप्ट था उसके एटॉमिक मॉडल का। ए मॉडल की बहुत सारी हेल्प हुई एटम को स्टडी करने के लिए। अब आगे 2-3 कंसेप्ट दिए हैं, एक एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स और आइसोबार। इसको जान लेते हैं क्या चीज़ है। तो भाई एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, इसका तो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था। बिल्कुल सिंपल है कि भाई जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटम में वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बराबर होते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे पार्टिकल्स उतने ही निगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होते हैं। इसलिए द टोटल नंबर ऑफ the number of protons or number of electrons is known as atomic number of that particular atom of whatever particular elements. It is represented by the capital Z. So number of protons or number of electrons which is known as atomic number. So mass number क्या होता है, जो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का कारण हमारा ये हो गया। मास नंबर किसे बोलते हैं? एज द इलेक्ट्रॉन्स आर निग्लिजिबल मास। आपको पता है भाई इलेक्ट्रॉन्स का मास बिल्कुल निग्लिजिबल होता है। सो पूरे के पूरे एटम का जो है द एंटायर मास ऑफ द एटम इज जस्ट ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। सो द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स।
जो टोटल नंबर होते हैं प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के, उनको हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इसलिए उसको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। और इसी को हम मास नंबर भी बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ए। तो सो नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर नोन एज मास नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम्स। कैपिटल ए इज़ द सिंबल फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद है व्हाट आर आइसोटोप्स एंड आइसोबार, वो भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल है आइसोटोप्स और आइसोबार, इसका कंसेप्ट भी देख लीजिए, 9th में थोड़ा था आइडिया उसका। आइसोटोप्स जो होते हैं, दीज आर द एटम्स, देखो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं और उसके हम जो एटम्स होंगे, ऐसे एटम्स जिसमें उनका एटॉमिक नंबर सेम आएगा लेकिन मास नंबर डिफरेंस। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ये देखो भाई, ये हाइड्रोजन की मतलब एलिमेंट्स हैं, इसका एलिमेंट हाइड्रोजन ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर्स जो ऊपर के मास नंबर देख लीजिए, उनका अलग होने के कारण ये पहला वाला हाइड्रोजन है, ये दूसरा ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है। मीन्स इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 1 1 आएंगे। और आपको पता ही है A माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो 0 आए। जबकि ड्यूटेरियम में आप देख लीजिए यहाँ पे नीचे एटॉमिक नंबर दिया है 1, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों 1 आएंगे। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लेंगे 2 माइनस 1, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 1 आएगा। जबकि ट्रिटियम में आप देख लीजिए नीचे 1 दिया है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों 1 आएंगे, लेकिन मास नंबर 3 माइनस 1 एटॉमिक, देखो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें कितने आए हैं? 2 आए। तो ऐसे आप बोल सकते हैं आइसोटोप्स में द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच हैव द same number of protons and you can say that electron but different number of neutrons also. This is also known as isotopes, right? इसको भी आइसोटोप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन हो गई आइसोटोप्स की, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर, राइट, और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये पहला एग्जांपल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम है। और क्लोरीन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, 2 आइसोटोप्स है इसके, एटॉमिक नंबर हैविंग सेम, एटम्स ऑफ द क्लोरीन हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, राइट। अब आइसोटोप्स ऑफ ईच एलिमेंट शो ऑलमोस्ट द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये आइसोटोप्स है एक दूसरे के, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सेम है, राइट। इसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी जो है केमिकल सेम आएगी। व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स किसे बोला जाता है? एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। अब डिफरेंट एलिमेंट है, सेम एलिमेंट नहीं है, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देख लीजिए उसका बिल्कुल उल्टा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब देखो आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम ये डिफरेंट एलिमेंट्स है, इन सभी एटम्स में सेम मास नंबर है, देखो 40 40 40 बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। दिख रहा है? अब देख लीजिए इससे क्या क्या चीज़ होगी। आर्गॉन है, इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन 18 है, जबकि पोटेशियम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 19 है, कैल्शियम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 20 है। जबकि आपका न्यूट्रॉन भी देख लीजिए, इसमें कितना आएगा? न्यूट्रॉन आएगा 40 माइनस 18 22, इसमें आएगा आपका 21 क्योंकि 40 माइनस 90, और यहाँ पे आएगा न्यूट्रॉन 20। मीन्स आइसोबार में देयर आर नो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों की तीनों चीज़ें अलग होती हैं। मीन्स एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ मास नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर। और आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सो दे आल्सो हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। नेचुरली सभी चीज़ें उसकी अलग है और एलिमेंट्स भी अलग अलग है, तो नेचुरली इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट आएगी। होप यू अंडरस्टैंड।
Please subscribe my channels, and if you have any suggestion, just give me that suggestion in comment box. I always welcome that. Thank you.